गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। और आज है 31 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 31 जनवरी की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। बहुत शानदार करंट अफेयर्स आया है, वीडियो के एंड तक बने रहना आप। और शानदार करंट अफेयर्स आया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के बारे में बात करते हैं। स्थापना दिवस कितनी तारीख को है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ फैक्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। सबसे पहले हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस है, उसके अवसर पर क्या है कि ट्वीट वगैरह किया गया था। 25 जनवरी को इनका स्थापना दिवस आता है। लेकिन राज्य जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम हिमाचल प्रदेश भाग सी के अंतर्गत था। जो राज्यों का बंटवारा 1948 के अंदर 4 भाग थे, जिनको अलग अलग राज्यों को अलग अलग भाग के अंतर्गत रखा गया था। हिमाचल प्रदेश भाग सी के अंतर्गत था और भाग डी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। बाकी क्या है कि भाग ए के अंतर्गत सारे राज्य थे। ठीक है, तो भाग सी के अंतर्गत था हिमाचल प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 के अंदर गठित हुआ था फजल अली की अध्यक्षता के अंदर। फजल अली की अध्यक्षता के अंदर इसके अंदर 2 और सदस्य थे, के.एम. पणिकर और हरदेनाथ कुंजरू। ये भी आप याद रखोगे। इन तीन सदस्य आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया था। और उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, ये याद रखोगे। फिर क्या है कि 18 दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। और 1971 के अंदर जाके एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में हिमाचल प्रदेश आया था। केंद्र शासित प्रदेश से हटके एक नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में कब आया? 1971 के अंदर। ये आप याद रखोगे। हिमाचल प्रदेश है उसका राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है परीक्षा के अंदर कि उसका राजकीय पशु जो मिलान वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आ जाता है। ठीक है, हिम तेंदुआ के बारे में याद रखोगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर और क्या क्या है? एक तो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। एक पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आप मेरे को बताओ राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर है, ये भी याद रखोगे। हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिनवेली है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। भारत की सबसे छोटी झील रेणुका झील है, वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है, ये भी आप याद रखोगे। अब राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ फैक्ट वगैरह है, ये देख लो दोस्तों। भारत के अंदर सबसे पहले भाषाई प्रांत समिति का निर्माण किया गया था। भाषाई प्रांत समिति का निर्माण कब किया गया था? 1948 के अंदर। किसकी अध्यक्षता के अंदर? एस.के. धर आयोग जो भाषाई प्रांत आयोग था, ठीक है, 1948 के अंदर। उसके बाद में जेवीपी समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया थे, उन तीनों की अध्यक्षता के अंदर एक भाषाई प्रांत कमेटी गठित की गई थी 1948 के अंदर। इन दोनों ने एस.के. धर आयोग और जेवीपी समिति ने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन करना है उसको कहा कि अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फिर क्या 1953 के अंदर 1952 के अंदर एक नए राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर बना। उसके बाद में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके चलते 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था। ठीक है, 3 सदस्य आयोग बनाया गया था जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की सिफारिश के आधार पर इसने क्या कि भाषाई आधार पर राज्यों का क्या है कि गठन वगैरह है उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अगला देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में बात करते हैं। कैडेट कोर क्या है भाई? एनसीसी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादातर पता है, ये एक क्या है? युवा विकास आंदोलन है, भारत का युवा विकास आंदोलन है दोस्तों, नेशनल कैडेट कॉर्पस। इसका गठन 1948 के अंदर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, 1948 के अंदर। तो याद रखो एनसीसी है उसका गठन एक एक्ट के माध्यम से किया गया है। ठीक है, 1948 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये एक त्रिसेवा गठबंधन संगठन है। ठीक है, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना है, उन तीनों के लिए एक त्रिसेवा संगठन है, ये भी आप याद रखोगे। और एनसीसी के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों के अंदर, कॉलेज वगैरह हो गए, सभी नियमित छात्रों को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, शामिल हो सकते हो। एक तरह का
औपचारिक संगठन है और क्या है कि स्वैच्छिक संगठन है। ठीक है, ये भी याद रखोगे, जिसमें क्या है कि स्वैच्छिक आधार पे सेवा वगैरह है। इसमें क्या है व्यक्तित्व विकास और अनुशासन के बारे में एनसीसी के अंदर क्या है कि सिखाया जाता है और देश की सेवा के लिए क्या है कि उनको तैयार किया जाता है एक तरह का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 के अंदर। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, पदोन्नति के अंदर आरक्षण के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है, साथ में क्या है बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करते हैं कि पदोन्नति के अंदर आरक्षण का जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हाल ही के अंदर क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पदोन्नति के अंदर आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी समुदाय, यानी एससी और एसटी समुदाय के जो भी पद वगैरह रहते हैं उनके अंदर पदोन्नति के अंदर आरक्षण लागू करते समय लोगों के प्रतिनिधित्व निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। एक तरह का जब भी आपको एससी और एसटी समुदाय के कोई जो लोग हैं उनको यदि पदोन्नति के अंदर आरक्षण देना पड़ता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या करना पड़ता है? लोगों का प्रतिनिधित्व निर्धारण करने के लिए मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करना पड़ता है कि उनको जरूरी है या नहीं है। तो ये केंद्र सरकार ने एक क्या कि याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी कि मात्रात्मक डाटा करने का जो झंझट है उसको खत्म कर दो, यानी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण ये डिसीजन था, क्योंकि राज्य सरकार वगैरह है ये काम करने के मामले में राज्य सरकारें वगैरह का उत्तरदायित्व रहता है कि प्रतिनिधित्व संबंधित आंकड़े वगैरह इकट्ठा किया जाए, लेकिन इतना काम कौन करे? इतना डाटा वगैरह कौन इकट्ठा करे? पदोन्नति दो, खत्म बात। ठीक है, तो अब मामला क्या था इसके बारे में बात करते हैं। ये याचिका वगैरह खारिज कर दी। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एम नागराज जो 2006 के अंदर केस हुआ था और जर्नैल सिंह केस 2018 के अंदर, ये आरक्षण से संबंधित जो केस वगैरह है ये भी आप याद रखोगे। तो एम नागराज और जर्नैल सिंह 2018 है, उसमें अदालत के फैसले के अनुसार राज्य को मात्रात्मक डाटा है वो एकत्रित करने के लिए बाध्य किया गया है। सबसे पहले 2006 के अंदर एम नागराज वर्सेज तमिलनाडु केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य किया गया था। इस केस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है कि जर्नैल सिंह केस है, उसमें भी क्या है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो 2018 के अंदर एक और केस आया था 2019 के अंदर, बीके पवित्र बनाम भारत संघ मामला था, उसमें अपने सुनाए गए पूर्व फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी याचिका के अंदर एक तरह से अपना जो फैसला था 2019 के अंदर उसको पलटा है। क्योंकि एम नागराज एक संवैधानिक पीठ थी, लेकिन बीके पवित्रा एक संवैधानिक पीठ नहीं थी, लेकिन इसका जो डिसीजन था वो एम नागराज जो केस था उसके विपरीत था। ठीक है, इसीलिए इसने अपना केस बैठा। उसके अंदर क्या था भाई, बीके पवित्रा के द्वितीय केस में क्या था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के अनुसार आरक्षण अधिनियम 2018 है उसकी वैधता है उसको बरकरार रखा था, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार, आरक्षण अधिनियम 2018 के अनुसार कर्नाटक की लोक सेवाओं से संबंधित नौकरियों के अंदर एससी एसटी जाति के लिए परिणामी वरिष्ठता दिए जाने की शुरुआत की गई थी। परिणामी वरिष्ठता दिए जाने की शुरुआत है वो भी आरक्षण अधिनियम 2018 के अंतर्गत की गई थी, और उसी के विरोध के स्वरूप बीके पवित्रा संघ बनाम भारत संघ केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार का समर्थन किया था, यानी आरक्षण अधिनियम 2018 का समर्थन किया था। लेकिन अभी क्या है कि पलट गया। इसका मतलब क्या है कि परिणामी वरिष्ठता के आधार पर जो आरक्षण देने की शुरुआत कर्नाटक के अंदर की गई थी वो भी कैंसिल कर दी। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर भाई हक कहाँ, एससी एसटी को क्या है कि आरक्षण का जो हक है वो कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 335 के अंतर्गत, ये याद रखोगे, आर्टिकल 335 है उसके अंतर्गत ये हक मिलता है। और इसके अनुसार एससी और एसटी के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपाय वगैरह वो अपनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संविधान के द्वारा अनुमति दी गई है। ठीक है, ताकि उनको समान तरीके से अवसर मिल सके, अन्य जो कास्ट के लोग हैं या जाति के लोग हैं उनके बराबर समान हक वगैरह अवसर दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को विशेष प्रयास करने के लिए आर्टिकल 335 अनुमति देता है। ठीक है, ये याद रखोगे। अब मामले के इतिहास के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि क्यों मामला उठा था। सबसे पहले क्या था, इंदिरा साइनी केस आपको पता है 1992 के अंदर है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पदोन्नति का आरक्षण है। इंदिरा साइनी केस जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पदोन्नति के अंदर आरक्षण है उसको देने का असंवैधानिक और शून्य कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आरक्षण केवल शुरुआती स्तर पे, नियुक्ति स्तर पे आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पदोन्नति के अंदर आरक्षण का जो प्रावधान था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था इंदिरा साइनी केस के अंदर। फिर क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा 77वां संविधान संशोधन पारित किया गया
1995 के अंदर भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्र व संविधान संशोधन पारित किया गया था और इसमें पदोन्नति का आरक्षण का जो प्रावधान किया और राज्यों को हक दे दिया कि आप भी पदोन्नति के अंदर आरक्षण दे सकते हो। कौन से संविधान संशोधन के थे? स्वतंत्र व संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, फिर क्या एम नागराज केस हुआ था 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर क्या पदोन्नति का मामला गया था तमिलनाडु की तरफ से। तो उसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप एससी और एसटी समुदाय है उसकी नौकरियों के अंदर पदोन्नति के अंदर आरक्षण दे सकते हो। यानी जो स्वतंत्र व संविधान संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था उसको बोला कि आप इसकी वैधता निर्धारित की गई थी एक तरह का। ठीक है, कि आप एससी एसटी समुदाय को नौकरियों के अंदर पदोन्नति के अंदर आरक्षण दे सकते हो, लेकिन राज्य को 3 कंडीशन दी गई थी, ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद में आप पदोन्नति के अंदर आरक्षण दोगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एससी एसटी के पिछड़ेपन है और उसकी जनसंख्या के आंकड़े निकालने पड़ेंगे। राज्य सरकार है अपने राज्य के अंदर एससी एसटी समुदाय का पिछड़ापन है उसके आंकड़े एकत्रित करेगा। दूसरा क्या करेगा, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य और समग्र प्रशासनिक दक्षता के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। एक तो आपकी प्रशासनिक दक्षता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, एससी एसटी समुदाय को आप आरक्षण देते हो। दूसरा, आप पिछड़ेपन के आंकड़े वगैरह इकट्ठा करोगे। तीसरा, आपकी सरकारी जो नौकरी है राज्य के अंदर उसमें एससी एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना है, ये इस तरह की मात्रात्मक आंकड़ा इकट्ठा करने की जो कंडीशन है वो एम नागराज केस के अंदर डाली गई थी 2006 में। ठीक है, और 2018 के अंदर जब जर्नैल सिंह केस हुआ था उसमें इस पर मोहर लगाई गई थी ये आंकड़े। और फिर क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के जो आंकड़े वो इकट्ठा करना क्या है कि राज्यों के लिए मुश्किल हो रहा है, सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या है कि इस कंडीशन को हटा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका है उसको खारिज कर दिया। अब 4 केस याद रखिए, एक तो एम नागराज केस, एक जर्नैल सिंह केस और एक बीके पवित्रा केस और एक इंदिरा साइनी केस। ये चारों के चारों आरक्षण से जुड़े हुए। ठीक है, ये टॉपिक था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिटेल से समझा है। अगला दोस्तों, धार्मिक तीर्थ स्थलों के यात्रा प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। 1974 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। कब? 1974 के अंदर धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत करने के लिए सकारात्मक रुख जाहिर किया है। यानी ये बोला गया है कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए इस प्रोटोकॉल पे राजी है, क्योंकि करतारपुरा जो साहिब कॉरिडोर है वो लगातार क्या है कोविड के बाद में लगातार बंद पड़ा है। ठीक है, तो सरकार चाह रही है कि इसको वापस रीओपन किया जाए, इसलिए क्या इस प्रोटोकॉल पे क्या है कि सकारात्मक रुख जाहिर किया। ये प्रोटोकॉल है क्या? इसके तहत भारतीय और पाकिस्तान नागरिकों को, दोनों देशों को कुछ धार्मिक स्थलों, यानी इस लिस्ट, इसके अंदर एक लिस्ट है जिसमें 15 पाकिस्तान के धार्मिक स्थल शामिल है 1974 के एक्ट प्रोटोकॉल के अंदर, और 5 भारत के जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वो शामिल है, जहाँ पे क्या है कि दोनों देशों के नागरिक हैं वो कुछ धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और इससे क्या है कि करतारपुरा क्या है कि साहिब कॉरिडोर है, यदि करतारपुरा साहिब कॉरिडोर है उसको धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल कर लेते हो। ठीक है, तो फिर क्या है कि ये कॉरिडोर वगैरह वापस से खुल जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ थी दोस्तों। अगला, न्यूवो कोव वायरस के बारे में बात करते हैं। एक नया वायरस है जो हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा एक नया वायरस खोजा गया है जिसका नाम है न्यूकोव। ठीक है, हालांकि इसकी स्टडी वगैरह और इसका जीनोम जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे ये बोला जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। ये चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा दावा किया गया है कि जिस तरह कोरोना वायरस है उसकी तुलना के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये जो नया वायरस है वो 2011 के अंदर सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मिला था, जो बहुत तेज़ी से क्या है कि इसकी संक्रमण जो रेट है वो बहुत तेज़ी से फैलता है दोस्तों। चमगादड़ से फैलने वाला कोरोना वायरस ही है एक तरह का, ये भी क्या है कि चमगादड़ से ही क्या है कि उत्पन्न होता है। और इसकी वायरस की पहचान कब हुई थी? 2011 के अंदर, और सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के अंदर खोजा गया था। लेकिन चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा ये बोला गया कि ये कोरोना की तुलना के अंदर न्यूकोव जो वायरस है, ये जीनोम अनुक्रम है, वो जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, उसकी जो मर्स के की सीओवी है उसके 85% के समान, यानी उसका जो जीनोम अनुक्रम है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो भी 85% क्या है कि कोरोना वायरस की समान उसका क्या है कि एंटीबॉडी या जो कुछ भी बोल सकते हो उसका क्या है कि सारा कुछ है। तो ये याद रखना दोस्तों, न्यूकोव वायरस किससे संबंधित है। ठीक है, अगला दोस्तों, डॉक्टर वी अनंत क्या है कि नागेश्वर के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर वी
अनंत नागेश्वरन है, इनको हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार है उसके रूप में उनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, किनकी जगह? कृष्णामूर्ति की जगह। कृष्णामूर्ति थे जिन्होंने क्या कि 2 दिसंबर 2021 के अंदर त्यागपत्र दे दिया था, उनकी जगह नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है उर्स। ठीक है, डॉक्टर के नागेश्वरम है, वो 2019 से लेके 2021 तक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अंशकालिक सदस्य के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ठीक है, 2000, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार पद है दोस्तों, ये सबसे पहले 1951 के आसपास स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये एक भारत सरकार का पद है। ठीक है, जिसमें भारत, जो कि भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है। भारत सरकार का जो सचिव का लेवल रहता है डिपार्टमेंट के अंदर या मिनिस्ट्री के अंदर, तो उसके समान इनकी वैल्यू है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का जो भारत सरकार का पद है, और ये क्या करते हैं? वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग है उसका नेतृत्व करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसके प्रमुख के तौर पे काम करते हैं, उसके नेतृत्व के तौर पे काम करते हैं। ये भी आप याद रखोगे। 18वें डॉक्टर वी अनंत के नागेश्वरन, कुछ महत्वपूर्ण जो हस्ती हैं जैसे मनमोहन सिंह है, विमन जालान है, रघुराम राजन है, ये भी क्या है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपना दायित्व है वो निभा चुके हैं। ठीक है, अगला दोस्तों नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स के बारे में बात करते हैं। ये बोट है दोस्तों जिसको नॉर्डिक एक तरह के यूरोपीय कंट्रीज है, उन देशों के समूह को है, 4-5 के देश हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उनको नॉर्डिक कहा जाता है। तो ये नॉर्डिक क्लिंगर बोट है जिसको हाल ही के अंदर यूनेस्को के द्वारा एक विश्व विरासत सूचीगत, ये यूरोप के अंदर प्राचीन बोट वगैरह है जो यूरोप के व्यापार और पर्यटन के अंदर और आवाजाही के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। देख सकते हो आप, इतनी सी बोट के अंदर लगभग 50 आदमी क्या है कि यात्रा वगैरह कर सकते थे। ठीक है, इसको यूनेस्को के द्वारा अपनी विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, इसका ऐतिहासिक महत्व देखते हुए ये नॉर्डिक कंट्री है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये ऊपर की कंट्रीज रहती है जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से सिफारिश की गई थी कि इस बोट को क्या है कि विरासत सूची के अंदर शामिल को, और यूनेस्को के द्वारा इस सूची के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों डिजिटल संसद ऐप के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था लोकसभा सचिवालय के द्वारा। ठीक है, डिजिटल संसद ऐप। साथ में क्या है कि इससे पहले क्या है कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा के टीवी है, उन दोनों को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया था। ठीक है, संसद टीवी, जिसके अंदर दोनों क्या है कि सदनों की जो स्ट्रीमिंग वगैरह है वो लाइव कर दी गई है। डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से लोकसभा के कामकाज से संबंधित सभी जानकारी सुविधा वगैरह 1947 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रमुख भाषण वगैरह हुए हैं लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर, वो भी आपको सारे के सारे डिजिटल संसद ऐप पे मिल जाएंगे। आपको यदि कोई देखना हो तो देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स है, उसके बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 बुक है, एक तो रस्किन के बॉन्ड है, उसके द्वारा एक बुक लिखी गई है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा है, एक नई पुस्तक है जो अभी हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है, विमोचन हुआ है उसका, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर हाल ही के अंदर एक 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्या है कि जो वाहन वगैरह है, व्हीकल वगैरह, उसका चार्जिंग स्टेशन है गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। दिल्ली जयपुर के कि जो राजमार्ग है उस पर खोला गया है। 100 चार्जिंग पॉइंट है उसके अंदर। ठीक है, 100 गाड़ियाँ हैं, उसको चार्ज किया जा सकता है एक साथ, और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एक और बुक है जो सुभाष चंद्र गर्ग, ये भारत के पूर्व वित्त सचिव थे, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई है दैट 10 क्या है कि ट्रिलियन क्या है कि ड्रीम, ये बुक लिखी गई है। $10 क्या है कि $10 ट्रिलियन ड्रीम बुक है, वो सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है, जिसका फरवरी के अंदर विमोचन होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। एक और है मीनाक्षी लेखी, ये भारत के संस्कृति राज्य मंत्री है, उनके द्वारा देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज शीर्षक से एक चित्रात्मक कॉमिक्स बुक है, उसका पुस्तक का विमोचन किया गया था इनके द्वारा, जिसके बारे में मैं कल के 29 तारीख के जो वीडियो उसके अंदर कवर कर दिया था, जिसमें क्या है कि भारत की भूली बिसरी 75 ऐसी महिलाएं स्वतंत्र सेनानी जिनके बारे में क्या है कि
इस पुस्तक के अंदर चित्रात्मक कॉमिक्स किया गया थे, चित्र के माध्यम से उनके बारे में बताया गया है जिनको ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं, ठीक है, जिनके बारे में क्या कि मैंने बताया भी था आपको। अगला दोस्तों ये कुछ कटिंग्स वगैरह है जिसके बारे में, नागेश्वरम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये भी आपको पता है कि ब्रह्मोस की जो मिसाइल है वो फिलीपींस के साथ की जो पहली डील है उसको फिलीपींस सरकार के द्वारा अनुमति दे दी है, और जिसके तहत क्या कि लगभग 2812 करोड़ का ये समझौता है, भारत का सबसे बड़ा ये निर्यात है दोस्तों। ये भी आप याद रखोगे। ये एक रैंकिंग है जिसमें हमारी फौजी ताकत के हिसाब से दुनिया के अंदर चौथा सबसे बड़ा ताकतवर देश है भारत की क्या कि फौजी क्षमता के अंदर। पाकिस्तान है वो 9वें स्थान पे है, बांग्लादेश है वो 46वें स्थान पे, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड नंबर पे चाइना और फोर्थ नंबर पे भारत। ये 4 विश्व के टॉप क्या कि फौज के अंदर क्षमता के मामले के अंदर देश है, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अगला दोस्तों कुछ फैक्ट वगैरह कि विश्व के अंदर 9 देशों के पास में 13,182 परमाणु हथियार हैं दोस्तों। विश्व के अंदर क्या है कि जो परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र कितने हैं, तो वैसे तो क्या है कि एनपीटी संधि के माध्यम से 5 देशों को वैधानिक तौर पे या संधि आधारित क्या है कि उनको परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाए गए, लेकिन 4 और देश हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया लेकिन परमाणु हथियार है वो कैरी करते हैं। सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर याद रखिए कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, तो रसिया के पास, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे चाइना के पास और चौथे नंबर पे है फ्रांस, ठीक है। पाकिस्तान क्या है कि भारत से ऊपर है, पाकिस्तान का 6ठा स्थान है। पाकिस्तान के पास लगभग 165 क्या है कि परमाणु हथियार वॉर हेड के अंदर है। भारत के पास में 160 परमाणु हथियार है और चाइना के अंदर 350 के आसपास है, 350 के आसपास है। तो ये थोड़ा बहुत क्रम वगैरह है, ये भी याद रखोगे। विश्व के अंदर 9 परमाणु संपन्न राष्ट्र है, ठीक है। ये बात कर ली दोस्तों पुनः। इसके बारे में एक थोड़ा सा ये फैक्ट याद रखिए, उत्क्रोश क्या है कि जो अड्डा है, उत्क्रोश हवाई अड्डा है दोस्तों, ये कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे ये उत्क्रोश वायु सेना का अड्डा वगैरह है, ठीक है, भारतीय नौसेना का, सॉरी, ये भी आप याद रखोगे। और हाल ही के अंदर क्या कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था वहाँ पे जो राफेल नडाल है दोस्तों, उन्होंने क्या है कि राफेल नडाल है, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसको फाइनल को जीत लिया है। आज की न्यूज़ है लेकिन कल के न्यूज़पेपर के अंदर कवर करेंगे। ये भी याद रखो कि 29वीं बार के ग्रैंड स्लैम फाइनल के अंदर, ठीक है, वो नडाल खेलने वाले हैं। वैसे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम के जो फाइनल है उसके अंदर खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो रोजर फेडरर, ठीक है। उसके बाद में सर्बिया के क्या है कि नोवाक जोकोविक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या कि ये आते हैं। ये कुछ फैक्ट वगैरह है, आप याद रखोगे। अगला दोस्तों करंट अफेयर्स के क्विज जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्विज क्या है कि जनवरी 2022 के अंदर निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पे ओएनजीसी की 350 किलोमीटर उप समुद्री पाइपलाइन विकसित करने का अनुबंध हासिल किया है। तो ये कंपनी कौन है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। इनके द्वारा जो भारत का पश्चिम तट है उस पर 350 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगला दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, वो निम्न में से कौन से दिवस को मनाया जाता है। आप मेरे को बताओ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। हाल ही के अंदर ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसको रबी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, रबी सम्मेलन, ठीक है। कौन सा देश है, वो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक है उसका मेजबान करने वाला है। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो कहाँ पे हुआ, टोक्यो के अंदर, ठीक है। जबकि शीतकालीन ओलंपिक है वो चाइना के द्वारा मेजबानी की जाएगी। 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है कहाँ पे होगा, चीन के अंदर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क है दिवस वो कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को, इंटरनेशनल कस्टम डे, ठीक है। तो ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी और करंट अफेयर्स था जिसको कवर किया। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि मेरा करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से गुजारिश है छोटी सी कि वीडियो को शेयर कर दिया करो। बहुत कम व्यू वगैरह आ रहे हैं, बहुत एक तरह से मेरे को क्या है कि खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा। सच बताऊँ तो आपको मैं जिस तरह की मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, है ना। अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको बताओ पर्सनली मैसेज करके, और मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं क्या कमी
रख रहा हूँ वीडियो के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर क्या कमी रख रहा हूँ, मेरे को करंट अफेयर्स के बारे में बताओ आप, ठीक है, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, लास्ट में आप सभी को जय हिंद, जय भारत।